Acha, let's start with today's work and what we have to do today. Let me share my screen. Today we are going to target what is known as CPU scheduling. अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो लास्ट क्लास की थी, उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं। हमने सबसे पहले जो बात की थी वो ये की थी कि हमने अपने प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस का मकसद क्या होता है, और प्रोसेसेस आपस में कैसे जो है वो बिहेव करते हैं, उनके दरमियान जो है वो ताल्लुक क्या होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये वो सारे एस्पेक्ट थे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, और वो लास्ट लेक्चर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जो लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ जो है वो आप कवर करते रहें। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप साथ साथ देखिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम बिगिन करेंगे, और दैट इज सीपीयू स्केड्यूलिंग। आप लोगों ने सीपीयू स्केड्यूलिंग पहले पढ़ा हुआ है? हैव यू डन इट बिफोर? मोहम्मद अजीज, हबीबुल्लाह, सऊद जी। जी अहमद नो बिलाल, आप सर। बताएं। नो सर। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, आयशा आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होता है? अच्छा ठीक है बिलाल, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं उसके बाद। लेट मी नोट इट डाउन, ताकि आप लोग, ठीक है। अहमद, अहमद आपका रोल नंबर क्या है? आप जरा प्लीज यहाँ पर राइट डाउन कर दें। अहमद जी, अहमद आप अपना रोल नंबर प्लीज राइट डाउन कर दें ताकि मेरे पास अवेलेबल हो। सर नोमान अहमद सर। अच्छा, नोमान अहमद जी, आपका रोल नंबर क्या है जो आप कह रहे थे? एक एक कह रहे थे, जाने का कह रहे थे ना, समथिंग लाइक दैट, उनके कोई रिलेटिव शायद बीमार है। सर नहीं, मैंने तो नहीं चलो कहा ठीक है, सर। हाँ ठीक है, 319 मैंने नोट कर लिया। ठीक है, 319 मैंने नोट कर लिया। बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, ठीक है, सही है। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट सीपीयू स्केड्यूलिंग। सो सीपीयू स्केड्यूलिंग बेसिकली है क्या? सीपीयू स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, व्हेन इट कम्स टू योर CPU, what you basically want is to divide the resources of your CPU equally between all of your programs. एक वक्त में 10 प्रोग्राम चल रहे हैं, इस वक्त आपके सीपीयू पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम तरीके से क्यों मैक्सिमम इस्तेमाल करूं? क्योंकि मैंने पैसे दिए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। जिस तरह बड़ी आसान सी बात है, जो आपके पास गाड़ी है, दिन में हम गाड़ी को शायद 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं, 2 घंटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर, हमने अगर गाड़ी 15 लाख रुपए की खरीदी है, 20 लाख की खरीदी है, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी गाड़ी की प्राइस कम होगी कि ज्यादा होगी? जी, इसका आपका क्या ख्याल है? गाड़ी अगर आप खरीदते हैं और 10 साल बाद अगर आप उसको बेचते हैं, तो गाड़ी की कीमत में कमी होगी या ज्यादा हो जाएगी? नोमान, ज्यादा बढ़, बिल्कुल कम, आपने सही कहा है। तो लेकिन अगर आप उसको यूज ना सर भी करें, मार्केट की अगर आप बात है, उसको जब यूज ना मार्केट भी ऊपर करें, जाएगी तब भी तो। उसकी प्राइस। हाँ जी, नोमान ने तो इंटरेस्टिंग बात की कि सर अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर जो, लेकिन होता ये है कि मोस्टली आपकी जो गाड़ी है वो अपनी प्राइस को ओवरऑल लूज करती है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि नए मॉडल्स आ जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं। तो सीपीयू की भी एग्जैक्टली यही मिसाल है। आपने जो सीपीयू आज लिया है वो आप चाहते हैं कि उसको आप मैक्सिमल इस्तेमाल करें, लेकिन एक और प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो ये है कि सीपीयू एक बहुत ही तेज जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, और उस वक्त जब वो काम कर रहा होता है तो उसको बिजी रखना एक आसान काम नहीं होता। उसको आसान काम इसलिए नहीं होता कि वो जल्दी से काम को खत्म कर लेता है, जबकि आपके जो कंप्यूटर के बाकी हिस्साजात हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, या आपकी स्क्रीन है, या आपके जो ब्लूटूथ है, दे आर वेरी वेरी स्लो एज कंपेयर टू CPU. So job to make sure कि आपका बिजी रहे, कि आप चाहते हैं कि हम अपने सीपीयू को मैक्सिमली इस्तेमाल कर सकें, मैक्सिमली ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, और उस काम को, इस मिशन को अचीव करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम सीपीयू स्केड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और जितने भी आजकल के लैपटॉप्स और प्रोग्राम, दे आर ऑल मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
और मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या कि एक ही वक्त पे मल्टीपल साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। हमारे पास बेसिकली कोई भी प्रोग्राम हो, दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोग्राम्स। सीपीयू बाउंड प्रोग्राम वो होते हैं जो कि सीपीयू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और एक प्रोग्राम होते हैं जो कि आईओ बाउंड प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और आईओ बाउंड प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी जो इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हैं उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल हम लेते हैं, आप लोग सबसे पहले अगर मिसाल लें, आजकल क्रिप्टो करेंसीज का बड़ा दौर है और मैं एग्जांपल पहले भी दी है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो प्रोग्राम है, आपके ख्याल में वो एक सीपीयू बाउंड प्रोग्राम है या वो एक एनी गेसेस? गेस कर सकते हैं आप? तो आपके यहाँ पे जो इथीरियम है या बिटकॉइन है, उसकी जो माइनिंग है, आप गेस कर सकते हैं या फिर मैं बताऊं? एनी गेसेस? क्या ये सीपीयू बाउंड है या ये आईओ बाउंड है? क्या है? अच्छा, सर आई थिंक वो सीपीयू इथीरियम बाउंड है हो, सर। आपको पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला कंप्यूट करके। जी जी, प्लीज दोबारा बताइएगा। बिल्कुल तो आपके पास अगर एक इथेरियम या आपके पास प्रोग्राम बिटकॉइन को माइन कर रहा हूँ, सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस में मसला है सर। गरीब तवाल है। वॉइस की मसला था यार, आवाज ना राजी। वॉइस के मसला ना स्टमरे के मसला था। خدام تبعك Kami o. Dacha da. काइंडली چې سر کال وي نو بیا خو مګړې کې کنه بیا خو له خاموشه شي تاسو سر دلته وو تاسو غپ لګولو. مونږ صرف دا ویلي دغه سه نواز چې आवाज نه راځي، مونږ نور څه نه دی ویلي یار. غریب ته باندې چا وی چې غریب ته باندې دا چا ویلي؟ हाँ सॉरी गाइस, आई गॉट your question डिस्कनेक्टेड। मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था। मेरी अब आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी फॉर दैट, मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो हो जाता है समहाउ। जी, अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। जी सर, आवाज आ रही हाँ, तो हम लोग जी सर, बेसिकली जी डिस्कस सर, आ कर रहे रही थे है सर। कि हमारे पास दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं। वन टाइप ऑफ प्रोग्राम इज अ सीपीयू बाउंड प्रोग्राम, जैसे कि आपको मैंने इथेरियम की बात की, जैसे कि मैंने आपसे बिटकॉइन की बात की, विच आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग योर सीपीयूज एंड जीपीयूज। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल विच आर बेसिकली योर आईओ बाउंड प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको अभी असाइनमेंट दी, इस असाइनमेंट में आपने उस फाइल को रीड करना है और उसके बाद उसको राइट करना था। किसी भी रीडिंग या राइटिंग के प्रोग्राम जिसमें बार बार आपको अपनी आईओ डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़े, तो दे आर कॉल्ड योर आईओ बाउंड प्रोग्राम्स। इसकी एक और मिसाल हम दे सकते हैं, जिस तरह वन ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं। वन ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं आप लोग सारे अपने वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स,
ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप फॉर योर क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड जी सर, स्टोरेज, वन ड्राइव और गूगल ड्राइव भी यूज करते हैं और ड्रॉप बॉक्स हाँ भी यूज बिल्कुल. करते हैं. So these programs, when they are running on your Android phones, when they are running on your laptops, these programs are all IO bound programs. Why they are IO bound? Because in their life cycle, when they are running, they are mostly utilizing the IO devices of your laptop or your mobile phone. तो हमारे पास कोई भी प्रोग्राम हो, इन दोनों की टाइप हो, चाहे ये भी हो, तो उनके बेसिकली उनकी जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो वो दो काम करती है. पहला काम जो वो करती है जिसे हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट. सीपीयू बर्स्ट का मतलब है जब वो सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा हो, उस अमल को हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट. और सेकेंडली हमारे पास है जिसे हम कहते हैं आईओ बर्स्ट. कोई भी प्रोग्राम रन होते हुए सिर्फ इन दो एरियाज में से गुजर रहा होता है, या वो सीपीयू बर्स्ट को परफॉर्म कर रहा होता है या वो आईओ बर्स्ट को परफॉर्म कर रहा होता है. These are the only two things that it does. और CPU बाउंड प्रोग्राम जो है उनका CPU बर्स्ट बहुत ज्यादा होता है, और जो IO बाउंड प्रोग्राम्स होते हैं उनका IO बर्स्ट बहुत ज्यादा होता है. तो अगर हम इसी सिचुएशन को हम देखें तो हमारे पास क्या साइकिल होगा, क्या अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगा इन दोनों के दरमियान? व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बिटवीन देम? अगर हम देखें तो ये कुछ यूं है. So what we see, this is the CPU burst. During the CPU burst, what you are doing, you are loading the data, executing it. ठीक है, लोड बेसिकली ये आपके पास सब मशीन लर्निंग का लोड है. हमने ऐड किया दो चीजों को, दो रजिस्टर्स को ऐड किया. दिस इज द CPU burst that is doing the job. And finally, when you have to read from the file, now starts your IO burst. इस पॉइंट से आपका IO burst स्टार्ट हो गया. जैसे ही आपका IO burst खत्म हुआ, नाउ योर CPU burst starts. अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सबसे पहले ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है, स्टोर इंक्रीमेंट. स्टोर इंक्रीमेंट, दिस इज बेसिकली an assembly line code for storing the increment register into any of the register. कोई भी हो सकता है, ये डेटा आप स्टोर कर रहे हैं किसी रजिस्टर में. एंड फाइनली आपके पास जब राइट का मरहला आया, जब आपने उसको राइट किया, तो उस वक्त आपका CPU बर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल इसके बाद देखते हैं. हमारे पास यहाँ पर दोबारा CPU बर्स्ट आ जाता है एंड सो ऑन. तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि यार चले हम वो एग्जांपल करते हैं जी, आपकी नेटफ्लिक्स वाले एग्जांपल करते हैं जी. तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके जो आपका पीसी है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको पीसी की बात करूं, तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, क्या नेटफ्लिक्स का जो प्रोग्राम है, क्या वो एक IO बाउंड प्रोग्राम है या वो एक CPU बाउंड प्रोग्राम है? जी, पहला सवाल आप लोगों से मेरा. जी, गुलाब शाह, शकील, इसरार, सैद नवाज, नोमान, जी आप लोग बताएंगे. नेटफ्लिक्स जो आप लोग एंजॉय करते हैं अपने टीवीज के ऊपर या मोबाइल्स के ऊपर, मेरा ये सवाल है कि क्या ये प्रोग्राम CPU बाउंड है या ये IO बाउंड है? जी, एनी आइडियाज? I think CPU बाउंड है सर. अच्छा, इसरार ने बड़ी मजे की बात की. इसरार ने कहा कि सर ये तो एक CPU बाउंड प्रोग्राम है. इसरार आप थोड़ा सा हम पे वाजे करेंगे कि क्यों है ये CPU बाउंड प्रोग्राम आपके ख्याल में? जी सर, नेटफ्लिक्स को अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता सर. अच्छा सैद नवाज, आपने बड़े मजे की बात की. चले आप नेटफ्लिक्स के बजाय यूट्यूब का बता दें. यूट्यूब तो यूज किया है ना आपने? जी सैद नवाज, यूट्यूब आपके ख्याल में एक IO बाउंड प्रोग्राम है या वो जो है वो CPU बाउंड प्रोग्राम है? व्हाट डू यू थिंक? अंदाजा बता दें, कोई गेस आपका? सर आई थिंक वो IO. हाँ बिल्कुल सैद नवाज, आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात की. हाँ बिल्कुल, आपने सही आंसर IO बाउंड है सर, दिया. IO. हाँ बिल्कुल IO बाउंड है. और उसकी वजह क्या है? चाहे नेटफ्लिक्स हो या चाहे यूट्यूब हो, दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं और उनका ज्यादातर काम नेटवर्क से डेटा को रीड करना और उसके बाद उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना. यानी कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन हो या आपके टीवी का स्क्रीन हो, उसके ऊपर शो कराना. और हमें पता है कि स्क्रीन भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है, और जो आपका जो वाईफाई है जिससे आप डेटा ले रहे हैं वो एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है ना? सो दिस इज वेरी ऑब्वियस नाउ कि जो नेटफ्लिक्स है इट इज एन IO बाउंड प्रोग्राम.
तो अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, यहां पर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, तो उसका जो सीपीयू बर्स्ट होगा, सबसे पहले उसका आईओ बर्स्ट, पहले तो सीपीयू बर्स्ट शुरू होगा। तो आपके ख्याल में नेटफ्लिक्स का जो प्रोग्राम होगा वो अपने सीपीयू बर्स्ट में शुरू में क्या करेगा? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सादा अल्फाज में बता दें, मुझे रजिस्टर्स की कहानी नहीं पता। अगर आपसे मैं अंदाजा पूछूं कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को जब सबसे पहले सीपीयू दिया जाएगा तो आपके ख्याल में वो क्या करेगा? उसका क्या प्राइमरी फंक्शन होगा? जी एनी आइडिया? चले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ऑन योर Android phone or your laptop, what would happen? The first thing that would happen is it would compute all the movies or the files that it has to show you on the screen. उसको कंप्यूट करने के लिए, उसके पिक्सल्स को कंप्यूट करने के लिए वो जीपीयू का भी इस्तेमाल करेगा और सीपीयू का भी इस्तेमाल करेगा इस मकाम पे। Once he is done with that, ठीक है, नेक्स्ट जो काम वो करेगा वो अपने आईओ डिवाइस यानी कि जो आपकी वाईफाई है, वाईफाई से वो सारी मूवीज जितनी भी हैं उनको वन बाय वन रीड करेगा, उनके डेटा को रीड करेगा और वो सारा डेटा दोबारा सीपीयू के हवाले करेगा ताकि वो आपको डिस्प्ले करने के लिए रेडी कर सके। एंड नेक्स्ट स्टेप में वो डिस्प्ले होगा। This is the two things that happen in any laptop or any Android. दो चीजें होती हैं, या CPU बर्स्ट हो रहा होता है या IO बर्स्ट हो रहा होता है, और ये इतनी तेजी से हो रहा होता है कि आपको रियलिस्टिकली आपको पता चलता नहीं है कि इस वक्त कौन सा काम हो रहा है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता। अगर हम इसकी हिस्टोग्राम देखें, यानी कि हिस्टोग्राम का मतलब अगर हम देखें कि पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल के अंदर, पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल के अंदर कितना टाइम लगता है सीपीयू बर्स्ट में और कितना टाइम लगता है आईओ बर्स्ट में, तो हम बड़ी मजे की एग्जांपल देखते हैं। वो ये है कि अगर हम प्रोग्राम शुरू का, लेट्स सपोज उसका 0 मिलीसेकंड से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले 0 से हम स्टार्ट होता है, टाइम हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले सेकंड पे सबसे ज्यादा सीपीयू इस्तेमाल हुआ। सेकंड नंबर 1 पे हमारे पास सीपीयू सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। सेकंड नंबर 2 पे हमारा सीपीयू उससे थोड़ा सा कम इस्तेमाल हुआ। सेकंड नंबर 3 पे हमारा सीपीयू उससे कम इस्तेमाल हुआ। एंड फाइनली एक मकाम पे आके, एक नंबर के ऊपर आके हमारे सीपीयू की जो बर्स्ट टाइमिंग है वो कम हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो आपके सामने हिस्टोग्राम गिवन है, हिस्टोग्राम होती क्या है? हिस्टोग्राम का मतलब है कि अगर हमारे प्रोग्राम्स, अगर हम उनको रन करें टाइम के हिसाब से, तो ज्यादातर प्रोग्राम जो है उनके सीपीयू बर्स्ट की साइज कितनी होती है, सीपीयू बर्स्ट के साइज कितनी होती है, ठीक है? तो सीपीयू बर्स्ट कितना होता है? तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सीपीयू बर्स्ट, अगर जब एक प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उसका सीपीयू बर्स्ट तकरीबन कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेकेंड का या छोटा सा सीपीयू बर्स्ट जो है उसका, वो तकरीबन हमारे पास उसकी हिस्टोग्राम सबसे हाईएस्ट है, यानी कि ज्यादातर प्रोग्राम सिर्फ 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड का सीपीयू बर्स्ट इख्तियार करते हैं। बहुत कम प्रोग्राम होते हैं जो बड़े बड़े सीपीयू बर्स्ट, जैसे कि 16 हो गया या 24 मिली सेकेंड हो गया या 32 मिली सेकेंड हो गया या इवन 38 मिली सेकेंड का सीपीयू बर्स्ट रखते हों। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, इस हिस्टोग्राम में हम क्या देख रहे हैं? इस हिस्टोग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रोग्राम्स हों, लेट मी इरेज दैट एंड फिर मैं आपके सामने शो करूंगा। सो व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता हो तो उस प्रोग्राम में एक सीपीयू 1 सेकेंड कितना लेता है, कितनी बार लेता है। यानी कि लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स आपने लिया या यूट्यूब ऑन किया, तो उसके सीपीयू बर्स्ट की एवरेज साइज क्या थी? क्या उसको 1 मिली सेकेंड लगा, क्या उसको 2 मिली सेकेंड लगे, या उसको 3 मिली सेकेंड लगे, या 8 लगे, या 16 लगे, या 24 लगे, या 32 लगे, कितने लगे ज्यादातर? तो हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे बर्स्ट जो होते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड वाले, ये बर्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं। स्मॉल बर्स्ट आर द मोस्ट यूज्ड इन एनी लैपटॉप और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू इनकाउंटर, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हमारे पास अगर YouTube है
ठीक है, तो YouTube के अंदर CPU बर्स्ट की अमूमी साइज, एवरेज साइज क्या होगी, तो आप बड़े आराम से इत्मीनान से कह सकते हैं कि सर इस प्रोग्राम की अमूमी साइज जो है वो 1 मिली सेकेंड होगी इस हिस्टोग्राम के मुताबिक। आपसे अगर मैं अगला सवाल पूछूं कि यार ये मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो कॉइन माइनिंग इक्विपमेंट जो होता है, कॉइन माइनिंग इक्विपमेंट, तो अगर आपसे मैं अंदाजा पूछूं कि यार ये मुझे बताएं कि उसका एवरेज सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना होगा, कॉइन माइनिंग का एवरेज सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना होगा, तो आप कुछ अंदाजा लगाना पसंद करेंगे? खैर है, गलत बता दें, कोई बात नहीं, गलत बता दें लेकिन कुछ बताएं। मोहम्मद हसन, क्या ख्याल है जी आपका? कॉइन माइनिंग के जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं इथीरियम को माइन करने वाले, जो कि आपको पता है सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में उनका जो एवरेज सीपीयू बर्स्ट टाइम होगा, सीपीयू बर्स्ट टाइम का मतलब है सीपीयू के ऊपर वो कितना टाइम लगाते हैं फॉर गिवन प्रोसेसिंग, तो जी आपके ख्याल में कितना होगा उसका? जी 1 मिली सेकेंड होगा, 2 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24, क्या अंदाजा करते हैं आप? जी सर जी मेरे ख्याल में 1 मिली सेकंड होगा, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है वीडियोस में अच्छा, मैंने बड़ा देखे इंटरेस्टिंग सर। आपने जवाब दिया, शायद आपने इंटरेस्टिंग जवाब दिया। यासिर जी, यासिर आप क्या कहते हैं? यासिर, यासिर, यासिर हमारे साथ हैं आप? अच्छा, शहजाद खान, शहजाद जी, शहजाद जी सर। जी सर, या हाँ सर। जी, आपके ख्याल में एक कॉइन माइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है, आपके ख्याल में वो जो है उसका एवरेज सीपीयू बस टाइम कितना होगा आपके ख्याल में? अंदाजा लगा लो यार, तुक्का लगा लो। हाँ जी, कितनी मिली सेकेंड होगा? सर 1। हाँ, शहजाद ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया है। अच्छा, इसका जो है वो तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम इट वुड बी डिपेंडेंट कि वो किस टाइप के एल्गोरिदम है, लेकिन हाँ आपने टेक्निकली इसको कैसे सोचना है? आपने सोचना है कि सर बात ये है कि एक कॉइन माइनिंग एल्गोरिदम जो होता है वो तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करता है, और एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में उसको टाइम लग सकता है, यानी कि अगर वो सीपीयू पे काम कर रहा है तो उसको हो सकता है अपनी उस कैलकुलेशन को खत्म करने में 1 मिली सेकेंड नहीं बल्कि 8 मिली सेकेंड या 24 मिली सेकेंड का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक सीपीयू बाउंड प्रोग्राम है, सीपीयू को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला प्रोग्राम है, इसलिए इसका सीपीयू का जो बर्स्ट का एवरेज साइज होगा वो ज्यादा होगा। इसकी एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल, आपकी फेवरेट वीडियो गेम कौन सी है जी? आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं? कौन सी फेवरेट वीडियो गेम है, पबजी या कोई और? पबजी सर पबजी। पबजी। अब मुझे आप पहले ये बताएं कि पबजी जो है क्या वो एक आईओ बाउंड प्रोग्राम है या वो एक सीपीयू बाउंड प्रोग्राम है? अंदाजा क्या है आपके ख्याल में? सर वो आयु बाउंड। सर आयो बाउंड। आईओ बाउंड से ज्यादा वो सीपीयू बाउंड भी है। सीपीयू बाउंड इसलिए क्योंकि जब वो आप वो जो ग्राफिक्स क्रिएट करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो जो कैलकुलेशंस कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स, जी सर। ठीक है, वो आपके जीपीयू या आपके सीपीयू को करने पड़ते हैं जब आप वहां पर किसी बंदूक को उठाते हैं, जब आप मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप जब मूव करते हैं, मैप के अंदर मूव करते हैं, उड़ रहे होते हैं, दीज आर ऑल फिजिक्स calculations going on your GPU, and then they are showed on your screen. Obviously IO ऑपरेशन इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर जो ऑपरेशन है, अगर आप उस वक्त किसी तरीके से अपने सीपीयू को मेजर करें कि सीपीयू जो है वो कितना टाइम लग रहा है सीपीयू को, अक्सर आप देखते हैं जब आप वीडियो गेम को ऑन करते हैं तो सीपीयू आपका 60% या 70% पे उसकी एग्जीक्यूशन होती है, या सीपीयू की या जीपीयू की। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पबजी का जो बस टाइमिंग होगा, उसका जो सीपीयू बस टाइम होगा, वो तकरीबन हमारे पास कम से कम 7 या 8 या उससे ज्यादा वाले जो बस टाइमिंग्स होंगे वो पबजी की होगी, क्योंकि पबजी में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि इसके बस टाइमिंग थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं। सर ये बस टाइम क्या होता है? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? बर्स्ट टाइम, सीपीयू बर्स्ट टाइम का मतलब वो होता है कि जब एक प्रोग्राम सीपीयू
के पास चला जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो सीपीयू पे कितनी देर सवार रहता है, कितनी देर में वो वहां पर अपना कायम रखता है, कितनी देर वो वहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आमतौर पे जो प्रोग्राम सीपीयू बाउंड प्रोग्राम्स होते हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम। ठीक है, आमतौर पे तो जितना टाइम वो सीपीयू के ऊपर लगाता है फॉर अ गिवन मूवमेंट, उसको हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट टाइम। याद रहे कि सारी उम्र वो सीपीयू के ऊपर बैठा नहीं रह जाता, उसने आईओ बर्स्ट भी करना होता है। हमने पढ़ा था ना, पहले सीपीयू बर्स्ट करता है, फिर आईओ बर्स्ट करता है, फिर सीपीयू बर्स्ट करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। कभी सीपीयू, कभी आईओ, कभी सीपीयू, कभी आईओ। यही कहानी है आपके सारे प्रोग्राम्स की। अब आपको क्लियर हुआ? अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रोग्राम हैं, प्रोसेसेस हैं, अगर वो रेडी स्टेट्स में हैं, तो अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फर्ज बन जाता है कि वो उनको सीपीयू एलोकेट करे, बिकॉज नाउ दे आर इन द रेडी स्टेट। लेकिन अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि यार मैं किस प्रोग्राम को पहले प्रायोरिटी दूं और किस प्रोग्राम को मैं लो प्रायोरिटी पे रखूं। मिसाल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब वीडियो गेम खेलते हैं, आपके मोबाइल पे कभी कभी ऐसा आ जाता है गेमिंग मोड ऑन, कभी आता है आपके किसी मोबाइल पे गेमिंग मोड इज नाउ ऑन, कभी आता है आपके मोबाइल पे? यस कि सर। नहीं आता? आता है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, उसका क्या मतलब जी है? सर, हाँ आ बिल्कुल, रहा है चलो सर। शुक्र है कि हाँ, उस गेमिंग मोड का मतलब क्या होता है? गेमिंग मोड का मतलब होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह रहा है कि अब मैं, आपने चूंकि गेमिंग मोड को ऑन कर दिया है, तो वो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देगा और जीपीयू और सीपीयू को ये हुक्म देगा कि इसकी इस वीडियो गेम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, बाकी सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको लो प्रायोरिटी के ऊपर डाल दो। इसकी प्रोग्राम की, इसकी जो वीडियो गेम है, पबजी या वट एवर गेम यू आर प्लेइंग, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। दिस इज द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करे कि किस प्रोग्राम को मैंने प्रायोरिटी देनी है, किस प्रोग्राम को मैंने इस वक्त एग्जीक्यूट करना है, इस फैसले के अमल को हम सीपीयू स्केड्यूलिंग के नाम से कहते हैं। और ये काम करने वाला कहलाता है सीपीयू स्केड्यूलर कहलाता है। इसको शेड्यूलर भी कहते हैं, इसको स्केड्यूलर भी कहते हैं, दोनों नाम इसके लिए लिए जाते हैं, आप दोनों इसको कह सकते हैं। सो इस क्यू को, इस लाइन को मैनेज करने में, इस रेडी क्यू को मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम 4 सिनेरियोज देखेंगे, 4 सिनेरियोज को हम नंबर 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आपका प्रोग्राम इस वक्त सीपीयू के ऊपर सवार है और वो इस वक्त रनिंग स्टेट में है। आपका प्रोग्राम इस वक्त रनिंग स्टेट में है और सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद अचानक उसको ख्याल आया कि बस यार, अब मैंने सीपीयू का इस्तेमाल छोड़ देना है, बस मैंने और सीपीयू मुझे नहीं चाहिए। नाउ आई वांट टू वेट। व्हाट आर यू गोइंग टू वेट फॉर? आई वांट टू वेट until my IO request is entertained। मैं इस वक्त रन हो रहा हूं, मैं सीपीयू के ऊपर वो प्रोग्राम रन हो रहा है, और वो प्रोग्राम कहता है कि अब मैं वेटिंग स्टेट में खुद वॉलंटरली, अपनी मर्जी से मैं वेटिंग स्टेट में जा रहा हूं, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा जब तक मेरी IO रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती। जब तक मेरी IO रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती, मैं वेटिंग स्टेट में जाने लगा हूं। मैं वेटिंग स्टेट पे, जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, जाने लगा हूं। नंबर 1, या मेरा कोई सब प्रोसेस है, मैं उसके टर्मिनेशन के इंतजार में हूं कि वो खत्म हो जाए, तो फिर मैं दोबारा से जो है वो सीपीयू के ऊपर जो है अपने आप को प्रोसेस करूंगा। तो ये तो नंबर 1 सिनेरियो होगी। इस सिनेरियो को अच्छी तरह दोबारा समझ लें। मिसाल के तौर पे आपका प्रोग्राम इस वक्त रनिंग स्टेट में है, इस वक्त वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इस वक्त सीपीयू के ऊपर मौजूद है, और उस वक्त उसने फैसला किया कि मुझे मजीद सीपीयू की जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त स्क्रीन की जरूरत है, मुझे इस वक्त कीबोर्ड की जरूरत है, और वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। उस वक्त तक चला जाता है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आईओ रिक्वेस्ट का कोई फैसला नहीं कर देता। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है, क्या प्रोग्राम का ये अपना फैसला था वेटिंग स्टेट में जाने का, या किसी और का फैसला था? आप लोगों से मेरा सवाल जी, किसका फैसला था ये? एक प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहा है सीपीयू के ऊपर, आपके ख्याल में किसी वेटिंग और का था। जाने का उसका अपना फैसला है
किसका फैसला है जी? जी मोहम्मद अजीज। ये सर फिर रिपीट करें। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ हम यहाँ पर 4 किस्म की सिनेरियोज को देख रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू लुक इनटू 4 टाइप ऑफ सिनेरियोज। ठीक है, अच्छी तरह देख लें, ये थोड़ा नो सा सर, टफ है, वो इसलिए आप वो लोगों से हम रिक्वेस्ट है इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप थोड़ा सा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको जी? कैन यू जी सी द सर। स्क्रीन? अच्छा अच्छा ठीक जी है। सर। तो हाँ, तो लेट सपोज करते हैं कि हमारा प्रोसेस इस वक्त रनिंग स्टेट में है। हमारा प्रोसेस इस वक्त रनिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहा है। रनिंग स्टेट क्या थी? रनिंग स्टेट ये थी कि नाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, इट इज नाउ कीपिंग होल्ड ऑफ द सीपीयू। ठीक है, और सीपीयू के बाद अब वो ये कहता है कि भाई आई नो लॉन्गर रिक्वायर माई सीपीयू एंड नाउ आई वांट टू इनिशिएट एन आईओ रिक्वेस्ट to, let's say, your laptop monitor or your mobile's monitor, and you want to initiate that request. तो ये इसकी अपनी उस प्रोग्राम का अपना डिसीजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मजबूर कर रहा है? मेरा आपसे सवाल है ये छोटा सा जी, क्या ख्याल है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कह रहा है कि छोड़ो यार, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में सिस्टम चलो। मजबूत होता है उसे। नहीं, वो खुद कह रहा है, यही तो मैं आपको बताने लगा था। इट इज हिज ओन डिसीजन। प्रोग्राम ने कहा, प्रोग्राम ने खुद फैसला किया कि नाउ आई वांट टू गो फ्रॉम जी सर, रनिंग बिल्कुल। स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। व्हाई आई एम डूइंग दैट? मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? मैं इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज माय प्रोग्राम नाउ वांट्स टू इनिशिएट एन आईओ इन्वोकेशन और आईओ रिक्वेस्ट। आपका प्रोग्राम जो है, लेट्स सपोज आपका पबजी का प्रोग्राम है, उसने कैलकुलेशन कर ली है कि आपका प्लेयर अगले सेकंड में कहां पर मूव करेगा, और आपने उस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस स्क्रीन पे उसको शो करने के लिए, जो आपका प्लेयर मूव कर रहा है, आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि भाई साहब मैं जा रहा हूं वेटिंग पे, प्लीज आप ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर इस प्लेयर को दिखाओ। तो अब प्रोग्राम का अपना डिसीजन है या नहीं? इज इट द डिसीजन ऑफ द प्रोग्राम और नॉट? हाँ जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वी हैव। एक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, इस वक्त वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उसने उसको एक प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड नाउ वो उसको वापस रेडी स्टेट में लेके आ रहा है। नाउ दे आर पुटिंग इट अगेन इनटू अ रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या थी? अगर आपको याद हो, रेडी स्टेट का मतलब क्या था कि उस स्टेट में एक प्रोग्राम ये कहता है कि आई एम रेडी फॉर सीपीयू, आई एम रेडी फॉर द सीपीयू, लेकिन वो इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। मैं जरा यहां पर बना देता हूं आपके सामने। जस्ट फॉर द रिमाइंडर, यहां पर हमारे पास रेडी स्टेट है, और रेडी के वक्त हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू से कि इन द रेडी स्टेट जी, आवाज मेरी शायद एको आ रहा है आपको, ठीक है। इन द रेडी स्टेट योर प्रोग्राम इज नाउ रेडी फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर सीपीयू, एंड he is now, the program is now waiting for the instructions of your operating system for execution. तो हमारे पास इस पार्ट में, पार्ट 2 में, सिचुएशन नंबर 2 में, हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में लेके जाया जा रहा है। वी आर टेकिंग द प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ भी हो सकती है बात, उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर अगर ये वाकया हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे, कि आपका जो प्रोग्राम है वो सीपीयू को एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा है, उसने सीपीयू को टोटली जो है ऑक्यूपाई कर लिया है। अक्सर आप लोग विंडोज पे देखते होंगे, एक मैसेज आता है, द प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कभी मैसेज आता है आप लोगों को आपके पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पे, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इट इज गोइंग टू बी शट डाउन? कभी मैसेज आया इस तरह का? यस सर।
जी बिल्कुल। हाँ, exactly. कभी कभार ये भी आ बिल्कुल जाता है आया। कि तो वो रीओपन द बेसिकली टैब होता ये है वगैरह कि या वो कीप प्रोग्राम अगर किसी वेटिंग, भी इस वजह तरह से आ वो जाता है इसमें। खराब है, वो प्रोग्राम जो है वो सीपीयू की जान छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वापस रेडी स्टेट में लेके आ जाएगा, उसको वापस रेडी स्टेट में ले जाएगा कि भाई आप प्लीज यहां से अभी निकलो, ठीक है, जब तक आपकी दोबारा मैं आपको दोबारा बारी दूंगा, आप बहुत ज्यादा सीपीयू को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। सिचुएशन नंबर 2, हमने पहले सिचुएशन नंबर 1 पढ़ी, फिर हमने सिचुएशन नंबर 2 पढ़ी, एंड फाइनली हम लोग पढ़ते हैं सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या है कि आपका प्रोग्राम वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच करना चाहता है, यानी कि राइट नाउ योर प्रोग्राम वाज वेटिंग फॉर सम आईओ इवेंट, किसी आईओ इवेंट का वो वेट कर रहा था कि यार ये कॉपी कर लो ना, फिर मुझे बता देना। व्हेन यू आर डन विद कॉपिंग दिस फाइल, लेट मी नो, आई एम राइट नाउ इन द वेटिंग स्टेट, व्हेन दिस फाइल कॉपिंग इज डन, आई एम गोइंग टू गो एंड टेक ओवर द सीपीयू, मैं सीपीयू के पास जाना चाहता हूं, और उसके लिए वो वापस रेडी स्टेट में आना चाहता है। ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 3 है, स्विचिंग फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। वेटिंग स्टेट क्या थी? वेटिंग स्टेट वो मौका था जब हम किसी आईओ ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं, उसको हम वेटिंग स्टेट कहते हैं। और रेडी स्टेट क्या थी? जब आपका प्रोग्राम ये ऐलान करता है कि नाउ इट वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सीपीयू, ठीक है ना। तो इसके ये कब होता है? ये हमारा हमेशा हम अक्सर उस वक्त होता है जब आपका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप वेटिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में आ जाते हैं। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि अंदाजा आप ये मुझे बताएं कि ये जो काम है कि मैं वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाना चाहता हूं, ये ख्वाहिश रखना, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एग्जीक्यूट करेगा या प्रोग्राम जो है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रेडी स्टेट में ला सकता है? जी, कौन करेगा ये काम? एनी गेसेस? जी, नोमान, मोहम्मद यासिर, सऊद, कौन करेगा ये काम? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयशा आपने बिल्कुल सही बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो इसकी इस रिक्वेस्ट को, वो रिक्वेस्ट क्या थी? वो रिक्वेस्ट ये थी कि मेरा आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम माय वेटिंग स्टेट एंड टेक मी टू द रेडी स्टेट सो दैट आई कैन गेट होल्ड ऑफ माय सीपीयू, एंड दिस प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये उसका काम है। ये हमारे पास था सिनेरियो नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल सिनेरियो व्हिच इज द फोर्थ सिनेरियो। सॉरी, फोर्थ सिनेरियो हमारे पास 3 ही सिनेरियो है, सॉरी, फोर्थ जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर हम देखें तो हमारे पास आखिर में, हाँ, फोर्थ सिनेरियो क्या है कि आपका प्रोग्राम खुद ही टर्मिनेट कर जाए। आपका प्रोग्राम जो है वो कहता है कि बस यार मैं अब अपने काम से फारिग हो चुका हूँ, आई एम डन विद माय प्रोसेसिंग, प्लीज टर्मिनेट माय प्रोसेस, ठीक है। प्रोग्राम एंड होना ये किसके कंट्रोल में? ये इंटायरली आपके प्रोग्राम के कंट्रोल में है कि वो किसी भी वक्त अपने आप को टर्मिनेट कर सकता है, वो किसी भी वक्त अपने प्रोग्राम को, अपने आप को एंड कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिचुएशन नंबर 1 है एंड सिचुएशन नंबर 4 है, these two situations are called non-preemptive scheduling decisions. मैं रिपीट करता हूं, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 4, these both are non-preemptive scheduling decisions. non-preemptive का मतलब क्या होता है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का किरदार इतना ज्यादा नहीं है, प्रोसेसेस खुद फैसला करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। किसी भी प्रोग्राम की टर्मिनेशन का फैसला जो सिचुएशन 4 में प्रोग्राम खुद करता है, या अगर प्रोग्राम जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूशन मोड से रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में लेके जाना चाहता है, तो ये प्रोसेस भी, ये उसका अपना डिसीजन होता है, ये उसका अपना एक फैसला होता है कि वो अपने आप को वेटिंग स्टेट में लेके जाना चाहता है। तो these two states are the decisions of the program itself. लेकिन हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 था और पार्ट नंबर 3 था, they both are preemptive decisions by the operating system. preemptive का मतलब क्या होता है? preemptive का मतलब ये होता है, preemptive का मतलब क्या होता है? let me delete that and then I
then I'll talk about it. अच्छा, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। प्रीएम्प्टिव का, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जब प्रोग्राम अपना फैसला खुद ले, जब वो अपना डिसीजन खुद ले कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या उसको अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, क्या मैंने रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाना है, ये डिसीजन जो है वो प्रोग्राम अगर खुद करे तो हम कहते हैं कि ये, जी आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, no sir. नहीं सर, स्टॉप अच्छा, नजर नहीं आ रहा। मैं लेट मी शेयर इट अगेन। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा, तो सारे अपने माइक ऑफ कर दे सर। अच्छा, तो सर नजर आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, सही है। तो प्रीएम्प्टिव क्या था और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या था? नॉन प्रीएम्प्टिव खुद डिसीजन लेता है कि उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, वेदर इट वांट्स टू टर्मिनेट इटसेल्फ और वेदर इट वांट्स टू स्विच फ्रॉम अ रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। प्रीएम्प्टिव मींस कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के बिहेवियर को जज करके, उस प्रोग्राम के बिहेवियर और बाकी प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फैसला करे कि इस वक्त सीपीयू क्या मुझे इससे ले लेना चाहिए या मुझे किसी और प्रोग्राम को दे देना चाहिए। जिस तरह आपका कल का क्रिकेट मैच था, क्रिकेट मैच में अगर एक प्लेयर को, एक बॉलर को बहुत ज्यादा छक्के चौके पड़ रहे होते हैं, तो आप क्या करता है कैप्टन चेंजेस दैट बॉलर टू समवन एल्स, ठीक है। तो ये एक प्रीएम्प्टिव डिसीजन है, जब आप देखते हैं कि हालात जो है वो आपके मुताबिक नहीं जा रहे, एंड देन यू चेंज योर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। तो सीपीयू भी देखता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रोग प्रोग्राम है जो कि किसी भी सूरत में सीपीयू को जो है वो नहीं छोड़ रहा, या कोई भी रीजन हो गई है, या हमारे पास इस वक्त प्रोग्राम्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और सीपीयू पे रश बहुत ज्यादा है, तो उस सूरत में वो ये फैसला कर सकता है कि इस प्रोग्राम को हम रिमूव कर दें, इस प्रोग्राम को हम हटा दें। इसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव डिसीजन मेकिंग या प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ठीक है। और इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज किसी भी वजह से अगर कोई इंटरप्ट आ चुका है, कोई आईओ इंटरप्ट आ चुका है, तो आप एक प्रोग्राम को रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में लेके आते हैं। तो ये अमल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रीएम्प्टिव एक्शन कहलाएगा। या किसी प्रोग्राम को वेटिंग सेक्शन से रेडी स्टेट में जब आप लेके आते हैं कि वो वेट कर रहा है, तो ये भी एक प्रीएम्प्टिव एक्शन कहलाया जा सकता है। तो प्रीएम्प्टिव में हमारे पास 3 तरह के सिनेरियोज आते हैं। एक्सेस टू शेयर डेटा, शेयर डेटा मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और वो जो है वो डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, उनके दरमियान लड़ाई हो सकती है। उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप प्रीएम्प्शन करते हैं। या आप जो है वो प्रोग्राम जो है वो किसी भी वजह से वो रोग हो चुका है और कर्नेल मोड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करता है कि हम मुझे इस प्रोग्राम को रिमूव करना पड़ेगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ योर स्टेबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। तो उस सूरत में भी हम इसको प्रीएम्प्टिव एक्शन कह सकते हैं। तो ये कुछ एक ब्रीफ हमारी कहानी थी प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की। अच्छा जी, टाइम क्या है जी? कितनी क्लास कितनी देर होगी यार भाई? इज इट 2 आवर्स और नॉट? पहले डिस्पैचर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे, ठीक है सर 10 मिनट है नमाज के लिए सर। हाँ, ये डिस्पैचर थोड़ा कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है नाम करेंगे। अच्छा, ये तो हमने जो हमने अभी लास्ट टॉपिक किया वो तो था बेसिकली जो आपका स्केड्यूलर था, जो ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा प्रोग्राम जो है उसके हवाले करना है सीपीयू को। और उसमें हमारे पास 2 टाइप्स भी होती हैं बेसिकली। एक टाइप जो है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर वो होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम को जो फौरन डिसाइड करे, ठीक है, कि कौन सा प्रोग्राम किसको देना चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। खैर वो एक अलग कहानी है, मैं उसमें आपको भी नहीं उलझाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट डिस्पैचर। डिस्पैचर इज ए मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Dispatcher is a module of your operating system and its task is
to take hold of your CPU, to take hold of your CPU, जो भी आपने आपके शॉर्ट टर्म स्केड्यूल में डिसाइड किया है, उसको वहां से उससे CPU से लेके आप कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर दें। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है एक प्रोग्राम ए से प्रोसेसर को दे देना, प्रोसेस नंबर बी को दे देना। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि यार ए से ले लो और बी को दे दो, लेकिन इस अमल को करना इज नॉट इजी। और इस अमल को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो पार्ट प्ले करता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पैचर। डिस्पैचर इज अ प्रोग्राम which enables the context switching from your process A to process B। ठीक है, इस काम को करने वाले प्रोग्राम का नाम डिस्पैचर होता है। और इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इंटरमीडिएट काम जो हमें करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे उस प्रोसेस का जो पीसीबी है, पीसीबी, हमें उस पीसीबी को सेव करना होगा। हमें उस प्रोसेस को जिसको आपने निकाला है सीपीयू से, उसकी जो कंप्लीट स्टेट है उसको हमें कहीं सेव करना होगा। और वो प्रोसेस जिसको आप दोबारा इन्वोक करना चाहते हैं, उस प्रोसेस का जो सारा डेटा मौजूद है, उस डेटा को वापस जो है वो रिवोक करना होगा, वापस लाना होगा रैम के अंदर। ये सारा टास्क जो है वो हमारे डिस्पैचर का हिस्सा है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली डिस्पैचर का एक यूं समझ लें, एक रफ सा एक आपको आइडिया दिया जा रहा है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतनी ज़्यादा उसमें उलझाऊंगा नहीं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। तो क्या क्या चीज़ें? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान स्विच ओवर करते हैं, एक प्रोग्राम से होल्ड लेके दूसरे प्रोग्राम से करते हैं, या आप, और उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस प्रोग्राम की उस लोकेशन में आपको पहुंचना पड़ता है। उस प्रोग्राम की उस पर्टिकुलर लोकेशन को लोड करना पड़ता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर और बाकी रजिस्टर्स के अंदर, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को वहां से कंटिन्यू कर सके। एंड दिस टास्क इज एंटायरली डन बाय योर डिस्पैचर। ठीक है ना? तो अगर आपसे मैं पूछूं तो आप ये मुझे बताएं कि हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने प्रोग्राम्स की प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या ख्याल है जी? कैन वी डू दैट और नॉट? क्या ख्याल है? लेट मी डू इट फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी, अब आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आयशा, आपने सही बताया, कर सकते हैं बिल्कुल। नाउ दिस इज योर प्रोग्राम्स। ये आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, पावर पॉइंट है। दीज प्रोग्राम्स, इसको अगर आप राइट क्लिक करें तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं, इसकी प्रायोरिटी आई थिंक हमें सेट करने की इजाजत जो है वो मिलेगी कि नहीं, एक सवाल है। लेट मी सी कि हमारे पास सोर्स वैल्यू, आई थिंक हमें यहाँ से प्रायोरिटीज को यहाँ सेट नहीं कर सकते, शायद ये ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ नहीं करता। लेकिन वी कैन थियोरेटिकली वी कैन सेट अप प्रायोरिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर हम चाहें तो हम उसकी जो प्रायोरिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम उसको चेंज कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्पैचर और स्केड्यूलर होगा वो उस प्रोग्राम के जितने भी सब प्रोसेसेस होंगे उनको प्रायोरिटी देगा। आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हमारे पास एटलीस्ट यहाँ हमारे पास 37 प्रोसेसेस हैं। हमारे पास 37 प्रोसेसेस हैं और इन प्रोसेसेस की अपनी जो है ना सब प्रोसेसेस बहुत सारे होंगे जो कि यहाँ पर विजिबल नहीं है, जो हमारे पास विजिबल नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पर विजिबल नहीं है, यहाँ शो नहीं कर, यहाँ पर कुछ पता लग रहा है हमें कुछ पता लगा। दीज आर, ये देखें, ये नजर आ रहा होगा आपको, इनका PID, प्रोसेस ID भी गिवन है, ये एप्लीकेशन फ्रेम होस्ट है, DWM.exe है, और इनकी जो, और ये देखिए स्टेटस आपको क्या नजर आ रहा है? रनिंग स्टेट में है। ठीक है, एंड प्रोसेस ट्री। एंड प्रोसेस ट्री का मतलब है कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को, इसके सारे जो है ना, अच्छा यहाँ पर ये नजर आ रहा है। सस्पेंडेड का क्या मतलब है जी? सस्पेंडेड, एनी आइडियाज? Microsoft Photos.exe is in a suspended mode. Any ideas? जी, सस्पेंडेड हमने अगर थोड़ी देर पहले हमने देखा, हमने इसको वेटिंग स्टेट में कहा था, याद है? तो बेसिकली राइट नाउ
विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के अंदर हमारे पास प्रोसेस की एक अलग स्टेट भी है, उसका नाम है सस्पेंडेड स्टेट, जिसमें वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो जो है एज इट इज मौजूद। बाकी सारे प्रोग्राम आप देख रहे हैं रनिंग स्टेटस में। यहाँ पर अगर हम स्टेटस देखें तो हमारे पास और वैल्यूज भी हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको दो स्टेट दिखा रहा है, रनिंग एंड सस्पेंडेड। जो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जैसे कि रेडी हो चुका है हमारे पास, या हमारे पास वेटिंग स्टेट है, या हमारे पास जो आई थिंक एक और स्टेट भी है, वो स्टेट जो है ये आपको विजिबली शो नहीं कर रहा। ठीक है जी, चले जी, हम लोग आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। लेकिन बिफोर वी गो लेट मी रिपीट माय असाइनमेंट वंस मोर, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग उसके ऊपर जो है वो आज से काम शुरू कर दें। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जावा के अंदर, आपने एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम में हमने 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं, लाइक ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल एंड फाइनली क्लोजिंग अ फाइल। ये 4 काम आपने परफॉर्म करने हैं, और इस करने के लिए आपको जावा में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आपने एक टेक्स्ट फाइल, लेट्स सपोज उसका नाम हमने input.txt रखा है। input.txt फाइल को ओपन करके आपने input.txt को ओपन करना है। लेट्स सपोज के अंदर एक फाइल, एक सेंटेंस है, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल यस्टरडे हाउएवर इट लॉस्ट द मैच। इसको आपने रीड करना है, और इस लाइन को आपने एक न्यू टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करके, उस फाइल का नाम होना चाहिए output.txt। ठीक है, एंड फाइनली इसको आप क्लोज करेंगे। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको सिस्टम कॉल्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपको इस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट के बगैर कभी भी नहीं हो सकती। आपका कोई क्वेश्चन अगर है इस असाइनमेंट के बारे में तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस असाइनमेंट? जी बस सर, चला क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा चलें जी। मैं थोड़ा सा आप लोगों के कुछ नाम ले लूँ, आप मुझे बता दें। आयशा इज प्रेजेंट, आयशा इज प्रेजेंट। मोहम्मद नसीर, मोहम्मद नसीर आर यू हियर? नहीं है। अब्बास, अब्बास। मोहम्मद हसन, हाँ मौजूद है, मोहम्मद हसन मौजूद है जी। हबीबुल्ला, हबीबुल्ला यस सर। अच्छा अभी है। जहांगीर खान, जहांगीर खान। हिदायत, का मसला था। अच्छा ठीक है, सही है। फवाद, मोहम्मद जुनैद, जहादुल्ला, असद, ठीक है। आमिर हमजा, अमीर हमजा, हाफिज शहजाद। आपकी आवाज नहीं, अच्छा उमैर, आपकी मैं बेसिकली अटेंडेंस ले रहा हूँ। मोहम्मद अजीज, आपकी आपको मैंने नोट कर लिया, ठीक है। सर सर जी मोहम्मद अजीज। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने नोट किया जी। थैंक यू आमिर, सर। यस सर। हाँ बिलाल, शहजाद खान बिलाल सर। अहमद, ठीक है। उमैर खान, उमैर खान जी। सर उमेर प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अच्छा वसीम खान,